चलो चलो। यूजिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसएसटी में भी कुछ क्वेश्चंस हो तो ले आना, करा देंगे कुछ अगर ऐसे होना आपके पास कठिन क्वेश्चन। यूनिट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ लॉन्ग यू कैन लिसन टू ए ट्रांजिस्टर रेडियो ऑफ पावर 1 वॉट। सो 1 वॉट है तो हम कितने समय तक उसको सुन सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी हमको 1 किलोवाट आवर दी गई है और पावर क्या 1 वॉट दी है, टाइम दिया है 1 किलोवाट आवर को आप 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कन्वर्ट कर दो। और क्योंकि ये दिया और एनर्जी भी दी है, तो आपके पास एक बैटरी है तो उसमें इतनी एनर्जी है 1 किलोवाट आवर। अब आप 1 वॉट का उसमें कुछ चला रहे हो तो क्या इसे 1 जूल पर सेकंड बोलेंगे, क्योंकि वॉट का क्या दूसरा यूनिट होता है पावर वर्क अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकंड। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा बताओ, दैट इज, या जूल से जूल ऐसे भी कट कर सकते हो और सेकंड उधर चला जाएगा तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकंड हुआ। लेकिन ये जो जरा सेकंड में ठीक नहीं लगता, हम इसे मिनट या आवर बदल लें तो जरा कुछ और अच्छा लगेगी, कितने घंटे सुन सकते हैं। तो इसमें हम कितना कर दें बताओ, सेकंड है तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकंड। और ये बताओ 3600 सेकंड नीचे लिख दें क्या, ऐसा करने से सेकंड और सेकंड कट जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, हमने मल्टीप्लाई तो 1 से ही किया है। अब 2 जीरो कटेंगे तो 2 जीरो कटेंगे तो क्या होगा बताओ, दैट इज, या आप ऐसे कर लो 36 के आगे कितने जीरो लगा लो 5, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल भी तो हटा, और अपॉन क्या लिखने बोलो 3600। अब ये आवर में बदल चुका है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे और इससे ये कटा तो 1000 घंटे, तो कितना टाइम हो गया। So we can listen it up to 1000 hour. So we can, ये 9 वाट का बल्ब है तो 1 वाट का रेडियो है, listen it, we operate it for 1000 hours. सेकंड क्वेश्चन देखिए, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge, ये बुक का क्वेश्चन है। तो चार्ज क्या होता है मनीष, चार्ज का फार्मूला बताओ। ठीक है इतना चलेगा, आप बेटा बताइए चार्ज करोगे। हाँ ये सही कह रहे हैं, आप भी बोलो। इतना तो ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। आई इंटू टी, सो क्यू इज इक्वल्स टू आई कितना है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है 10 मिनट। तो बोलो 10 मिनट क्या होता है, तो 10 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 600 सेकेंड, 600 सेकेंड एम्पियर। मनीष एम्पियर को तोड़ो, इतना तो चल जाएगा, आपने देखा है तो समझ में आ जाता है कि आता है। कूलम पर सेकंड होता है कि नहीं, तो दिस इज 300 कूलम। नाउ हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय वेरी विद टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिखना, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरवुवेन फार्मूला है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अभी एलॉय की बात कर रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीजेस। इंक्रीजेस विद
अपनी सेंटेंस कंप्लीट करो। बोलो। इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर नहीं, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाते हैं ना पार्टिकल के बीच में, तो फिर उससे चार्जेस फ्लो नहीं। हीटर ज्वाइन इन पैरेलल विद ए 60 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू मेंस। हीटर ज्वाइन इन पैरेलल, हीटर और एक बल्ब को पैरेलल में ज्वाइन कर दो, तो ये हीटर है और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा दो और इनको पैरेलल में ज्वाइन कर दो, ये हीटर है। और फिर इसके बाद इसको मेन से कनेक्ट कर दो। मेंस का मतलब होता है 220। अच्छा, if 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, will the rate of heat produced by heater remain the same in comparison to first case or change? अर्पिता, अगर मैं 60 वाट का ये बल्ब है और हीटर की तो पावर हमें नहीं दी गई है, लेकिन मैं इसको 100 वाट के बल्ब से रिप्लेस कर देता हूँ, तो हीटर की जो एफिशिएंसी है, ग्लो है और हीट, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? साक्षी, सृष्टि, पैरेलल में से तो दोनों में इक्वली करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इक्वल तो हमें नहीं इक्वल पता, करंट नहीं, इक्वल पावर जा रही है, हमें पता नहीं पावर सेम जा रही। बोलो मनीष, बोलो अंशिका, पावर पर क्या फर्क पड़ेगा प्रवीण? ये ठीक है। जैसा कि प्रवीण ने बताया कि जो पैरेलल कनेक्शंस में से होते हैं उसमें किसी और बल्ब को बदल देने से इसकी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेन से जुड़ा है। द पोटेंशियल ड्रॉप along it will remain as the mains supply 220 वोल्ट irrespective। तो यहाँ सभी हैं, सबके अक्रॉस 220 ही रहेगा, तो इसलिए इसकी जो पावर होगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। और बोलो पावर क्या होती है? क्या V स्क्वायर बाई आर? तो जब वोल्टेज 220 और रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, रेजिस्टेंस का किसी चीज़ का बदल जाएगा, वो तो रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है? रो, क्या इसकी लेंथ बदल गई, एरिया बदल गया, कि उसका मटेरियल बदल गया? अब वोल्टेज तो बदल नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल में जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप है वही 220 इस पर भी है। सो एज नाइदर V नॉर R ऑफ द हीटर इज चेंजिंग, ठीक है, करंट से कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज बदलेगा नहीं पैरेलल में, सो द पावर ऑफ हीटर विल रिमेन सेम। पावर के 3 फॉर्मूला है, ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा लगा? तो आप और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो I स्क्वायर R है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि वो चीज़ें लो जिसमें कोई वैरी ना होता हो, ज़रूरत के हिसाब से ले लो, तो वो चीज़ आपको लेने पे पता चल जाएगा कि आएगा वही आंसर, बट लेकिन ऐसा लो जिसमें आपको पता चल जाए कि भाई ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसमें सब कांस्टेंट है। लेकिन नोटिस के पैरेलल में V स्क्वायर पर R लेते हैं और सीरीज में I स्क्वायर R लेते हैं ना। सीरीज में I वाला फार्मूला ले लेना तो करंट आ जाएगा, तो सीरीज में पावर बदल जाएगी, क्योंकि पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा ना, वोल्टेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वोल्टेज में अगर वो बल्ब बदल दिया जाए तो एसी पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 एसी लगा दो तो भी इस पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इन पैरेलल वोल्टेज ड्रॉप डज नॉट चेंज, it remains equal to supply voltage ठीक है, also R is constant, so power of heater remains constant।
अगला देखें, nichrome and copper wire of same length and same radius are connected in series. Current I is passed through them. Why does the nichrome wire get heated first? तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें, nichrome and copper wire are connected in series. ये nichrome वायर है और ये कॉपर वायर है और ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है. तो करंट I is passed through them. Why nichrome wire get heated first? So nichrome wire और ये कॉपर है, बिल्कुल सही बात आपने कही, और दोनों में आई ही करंट फ्लो करेगी. सो नाइक्रोम वायर है हाई रेजिस्टेंस, बल्कि 1000 गुना ज्यादा होता है लॉय का. तुमने देखा है कि नहीं? एज हाई रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R by जूल्स हीटिंग लॉ. ये देखो, ये वायर आया, ये वायर है दिखने के लिए तो यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड कुछ नहीं है. ये ऐसे ही स्विच में भी वायर से वायर ही कनेक्टेड होगा, और अंदर जाके यहाँ पे हीटिंग है कि नहीं नाइक्रोम हीटर में, और फिर इसी में आ गया. तो क्या ये सीरीज नहीं है? और ये सप्लाई लाइन है, तो क्या ये सीरीज में ये कॉपर और नाइक्रोम कनेक्टेड नहीं है? बोलो, तो कौन ज्यादा इसमें वो करता है? नाइक्रोम तेज जलता है कि नहीं? क्योंकि सीरीज ही है. तो क्यों ऐसा होता है? सो बाई जूल्स हीटिंग लॉ, सो नाइक्रोम वायर विल बिकम रेड हॉट, गेट हीटेड फर्स्ट, जैसा भी हो क्या लिखना है, विल get heated first. Sixth देखें, state the formula correlating the electric current flowing in a conductor and the voltage across it. तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज एक साथ आते हों, एंड ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बाई ड्राइंग ए डायग्राम. तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है V = I, जो कि ओम्स लॉ है, और अगर हम इसका शो रिलेशनशिप बिटवीन डाई बाई ड्राइंग, तो V यहाँ लेंगे और I इधर लेंगे. ठीक है? तो जो Y एक्सिस है वहीं V लेंगे और एक ऐसा डायग्राम बना दे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो हम कह सकते हैं VI ग्राफ इज लीनियर which shows that V is directly proportional to, yeah, current flowing is directly proportional to applied voltage across a conductor. सर वहाँ पे I के नीचे इन एम्पियर आएगा, तो V के नीचे क्या आएगा? वोल्ट. VI graph is linear, shows current flowing in a conductor is directly proportional to applied voltage. ठीक है भाई, ड्राइंग डायग्राम इतना ही पूछा गया. Should the resistance of an emitter be low or high? साक्षी, अग्नि, यशिका. सर लो होना चाहिए क्योंकि आइडियल रेजिस्टेंस एमिटर भी 0 है. बहुत अच्छी बात है. सो दैट इज रेजिस्टेंस
उसे तो करंट नापनी है, वही रास्ते में ही खड़ा हो जाए, कहते हैं हम बाइक को जाने ही नहीं देंगे रोड पे, तो करंट क्या नापेगा? उसको तो किनारे होना चाहिए, उसे सबको फैसिलिटेट करना चाहिए। सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी क्वाइट लो, बहुत होना चाहिए। फॉर आइडियल एमीटर it is 0 ohm, ठीक है। it should not vary the current, इसका रेजिस्टेंस को, करंट को वेरी नहीं करना चाहिए। as it is used to measure current if its resistance is high, then it will alter current, तो ये बदल देगा, उस करंट को ही बदल देगा। it will change the current, to which it is employed to measure, used to measure, उसी करंट को बदल देगा कि जिसे ये बदलना मापना चाहता है। तो जब उसी को बदल जाएगा देन इट इज़ ए फेल। सो इसलिए इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि जितना रेजिस्टेंस है उसी को ही मेजर कर ले। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, गिव रीजंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस। एमीटर के केस में 0 कह रहा हूँ, यानी क्वाइट लो का मतलब 0.00002 ओम इतना होना चाहिए, और इसके केस में 20,000। हमारे केस में जो रखे हैं दोनों उनके यही हैं। तो और जबकि व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, गिव रीजंस। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be quite high। quite high का मतलब है, आप ऐसे लिख लें approximately 20,000, as it is connected in parallel। ये कैसे कनेक्ट किया जाएगा? parallel and in voltmeter branch no current should go। voltmeter branch no या very low current should flow। should go। for ideal voltmeter the resistance is infinite। for ideal voltmeter resistance is infinite। अब इसे समझो क्या कहा जा रहा है कि जो एमीटर है उसको तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये एमीटर है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये 2 ओम है और ये 2 वोल्ट है। तो अब अगर मान लीजिए इसका 0.00002 ओम रहा, तो एमीटर ना हो तब ये कितनी करंट है? I इज इक्वल टू V बाई R। चूंकि सीरीज में है तो V कितना है? 2, और R कितना है? 2। तो 1 एम्पियर हुआ कि नहीं? इन एब्सेंस ऑफ एमीटर। ये कब है? कोई इसे नापने वाला ना हो, एमीटर। और अब एमीटर में इन प्रेजेंस ऑफ एमीटर नाउ R सीरीज क्या हो गया? 2 + 0.00002
2 तो कितना हो गया 1 2 3 4 कितने, तो 2.00002 ओम। तो बोलो अब आई क्या होगा V बाई आर, तो 2/2.00002। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 जीरो हैं, तो क्या लिख लो 5 जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, और 1 2 3 4 5 इससे 1.99999। तो इससे क्या पता चलता है कितने एम्पियर है। तो कुछ खास फर्क पड़ा, लेकिन यही तुम अगर दो ओम कर ले लेते तो ये सीधा 0.5 मीटर करता, तो क्या सही कर पाता। जितना कम से कम वो अच्छा है, जैसे बता रही हैं कि 0 ही होता तो और ही अच्छा होता, तब तो पूरी 2 ही कर लेता है कि नहीं। इस चीज़ को मीजर करने के लिए खड़ा है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ अ मीटर। अब हम देखेंगे वोल्ट मीटर के केस में, तो रेजिस्टेंस हमें इसका मीजर करना है और यहीं पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो वोल्ट मीटर चाहेगा कि जो करंट है वो हमारे द्वारा न जाए। मान लीजिए ये 2 वोल्ट है और ये 2 ओम है, तो वास्तव में इसमें जाने वाली करंट क्या होगी। अगर मैं इन एब्सेंस ऑफ वोल्ट मीटर की बात करूं, अभी इसका 20,000 ओम है, लेकिन अभी एब्सेंस की बात करूं तो इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं खुला सर्किट रख दूँ, बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी नहीं जाना है, तो ऐसे में इसमें क्या 1 एम्पियर करंट नहीं जा रही होगी। और फिर ऐसी स्थिति में इस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज V = IR, तो 2 वोल्ट हो जाएगा, 1 × 2 पूरा ड्रॉप होगा। तो इसे ये चाहिए कि हमारे में करंट ना जाए, सब इसी में से जाए, तो IR निकाल सके। तो इसके लिए इसे क्या करना चाहिए, ये देखो कि इन एब्सेंस ऑफ वोल्ट मीटर, देखो इन एब्सेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये जरा देखिए I = V बाई आर, तो I = 2/2, 2 वोल्ट और 2 ओम, तो क्या 1 एम्पियर हो गया। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा बताओ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, क्या IR होता है। तो 1 एम्पियर और 1 ओम, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 वोल्ट, एम्पियर ओम ही वोल्ट ही होता है, 1 सही लिखा है 2 ओम ना, तो 2 वोल्ट हो गया कि नहीं। अब हम क्या देखें बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ, सो इन प्रेजेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो प्रेजेंस ऑफ वोल्ट मीटर है, तो इसमें भी कुछ करंट जाएगी और इसमें भी कुछ करंट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये निकाल लें कि, अच्छा बताओ कुछ चीज़ें भी पूछनी थी आपसे अर्पिता। मान लो जैसे ये हीटर होता, ठीक है, और यहाँ पर, और ये इसमें 60 वाट का बल्ब होता, 100 वाट लगा देते, तो क्या हीटर पर फर्क पड़ता। आपसे पूछा जाएगा कि मान लो अगर ऐसा हो तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पैरेलल में तो नहीं पड़ेगा। पैरेलल में तो ऐसी स्थिति में V2 है ना, तो दोनों पे 2 वोल्ट और 2 वोल्ट ही रहेगा, तो इसकी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब जरा देखें करंट पर क्या क्या असर पड़ता है, I²R, तो I²R तो 220 वोल्ट, इस दोनों पे तो सेम वोल्टेज रहेगा, करंट बदल जाएगी। और उस केस में क्या था जो हमने पहले लिया था, करंट बढ़ जाएगा, बहुत सारे जैसे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में भी फर्क पड़ेगा क्योंकि वो IR होता है शायद। करंट अगर बढ़ जाएगी तो 2 ओम वाले रजिस्टर से कम करंट जाएगी, तो उससे वोल्टेज ड्रॉप, तो उससे उसका जो I²R है वो बदल जाएगा। I²R क्या होगा, बदल जाएगा। ये 2 वोल्ट है ना, और
एक बार और चीजें देखें। ऐसी स्थिति में आई स्क्वायर अगर 100 वाट का फैन वाला लगा दिया, तो इस चीज को देखें। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको फिर से एक बार देखें। फोर्थ में था 60 वाट और 100 वाट है ना, तो जो आंसर शीट है उसमें अलग आंसर है। एक बार फिर से देखा जाए, कैलकुलेट करते हैं। द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर रिमेन सेम और डिफरेंट, हमें ये देखना है, ठीक है। A heater joined in parallel with a 60 watt bulb is connected to mains if the 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb. According to Byju's, if the 60W is replaced by a 100 watt bulb, the heat produced by the heater will be more. Because reason, the heat produced is inversely proportional to resistance when the resistances are connected in series across the mains. चलो देखा जाए। So 60 वाट है और बहुत सारी चीजें दी है और भी दिया और मेंस दिया है ना। मेंस में कुछ दिया है, कुछ तो और नहीं दिया और 100 वाट। Heat produced is inversely proportional to resistance when resistances are connected. ये तो टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल करंट बढ़ जाएगी, टोटल करंट फिर से देखो, ये तो सेम रहेगा। When resistance are connected, heat produced is inversely proportional to resistance. So, सीरीज में आई कांस्टेंट होता है ना, सीरीज में आई कांस्टेंट, सीरीज में आई सेम रहता है। तो सर यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस है उसमें फर्क क्यों आ रहा है? एमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, आई तक फर्क क्यों आ रहा है? तो कांस्टेंट है सीरीज में। वही चीज हम देख रहे हैं कि मेनली उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हीट इस क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, वी तो वही जग जाएगा, है ना। वही वो तो कांस्टेंट है ना। तो वी कांस्टेंट है। या क्वेश्चन में इसे कह देना चाहिए कि टोटल हीट दोनों बल्ब की, तब तो मानी जाए बात। लेकिन वो कह रहा है कि हीटर का ही, दैट इज अ हीटर जॉइंड इन पैरेलल विद ए 60 watt bulb is connected. तो जॉइन इन पैरेलल कनेक्टेड टू द मेंस, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर, इसका आंसर देखते हैं। कनेक्टेड इन पैरेलल, द हीट प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज विद कॉम्बिनेशन because when 60 watt is replaced, heat produced because voltage in all branches are same, so no change in bulb will affect heat producing heater. So assertion is incorrect. वास्तव में ये assertion reasoning का क्वेश्चन है। तो power is inversely proportional to, so reason is correct. reason क्या दिया गया है? both reason क्या है? ऊपर ऊपर reason और वो तो देना चाहिए। when resistors are connected, तो
तो ये तो मालूम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो रीजन का ये है। और नीचे जो दे रहा है वो उसका क्या है, ऊपर assertion है। असर्शन है ना, रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है। अच्छा तो मतलब हीट विल बी मोर कह रहा है, रीजन करेक्ट है। तो इसमें मतलब हमारे पास सिर्फ assertion तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। जो हमने कराया वही ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में समझ में आई बात कि नहीं, मोर नहीं होगा। तो ये असर्शन, अगर ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो असर्शन होगा जिसमें मोर लिखा होगा, लेकिन मोर नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़ सही है, दूसरे में क्या कहा है बताओ, कि ये कहा गया है एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो इसमें आपको दिया जाएगा कि दैट इज हीटर में हीट प्रोड्यूस मोर होगी, तो ये असर्शन गलत कर देना, मोर नहीं होगी, वही रहेगी, क्योंकि ये V²/R के हिसाब से है। और रीजन क्या कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तो हमने बताया ना आपको V²/R। तो अब आंसर में देखो क्या कह रहा है, आंसर में कह रहा है कि ठीक है, सोल्यूशन में डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन भी देख लो क्या होता है, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज, समझ में आया। तो हमारे इसमें सोल्यूशन में भी गलत लिखा है, सोल्यूशन में लिखा है कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट नहीं करेगा प्रोड्यूस, क्योंकि वो तो V²/R से है, तो कैसे ज़्यादा कर देगा, दोनों पे तो वोल्टेज वही रहेगा ना। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो भी हम ये जान सकते हैं कि वोल्ट मीटर में तो इसमें उतनी ही वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा, ठीक है, फिर भी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा करंट इसमें से जाए और बाकी करंट इसमें से जाए, क्योंकि करंट अब जो होगी वो कितनी जाएगी, कैलकुलेट करो। देखो ये बताओ RS क्या होगा, तुमको ये बात मालूम है, R1 + R1 × R2 / R1 + R2, ये चीज़ पता है कि नहीं मालूम? भाई RP क्या होगा बताओ, R1 × R2 कराया था कि नहीं, R1 + R2 तो वो क्या चीज हो जाएगी, ये तो सृष्टि को भी पता है। और प्लस इंटू 2 और नीचे क्या हो जाए 20,000, तो +2 तो कितना हो जाएगा 4 0 और अपॉन 1 2 3, ये 2 हो जाएगा। ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या ये 1.99 के करीब रहेगा, 1.999 ओम हो जाएगा, सही है। तो बोलो अब करंट क्या हो जाएगी, दैट इज V/RP, सही है। V तो 2 है और हमने इसकी टोटल RP निकाल ली, तो 2/1.9999 हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर V ये करीब 1.9 है, ये 1 से कुछ ज़्यादा होगा करंट, तो 1.0001 एम्पियर। इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करंट बढ़ जाएगी और जो एक्स्ट्रा करंट है वो ऊपर से जाएगी और 1 एम्पियर नीचे से ही जाएगी, क्योंकि 2 वोल्ट यहाँ भी है तो सिंपली तो 1 एम्पियर ही करंट जाएगी, और यहाँ भी 2 वोल्ट है, तो क्या तुम पता नहीं लगा सकती कि कितनी करंट आ जाएगी। I = V/R कर लो, उन सबसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका रीजन सही है कि जो वोल्ट मीटर है वो कंडेम करेगा कि हमारी ब्रांच से कोई रेजिस्टेंस, कोई करंट ना जाए, जो जानी है वो मेन ब्रांच से, क्योंकि उसी से तो मीजर करनी है कि नहीं। जैसे हम बगल में खड़े हैं तो तुम्हारे ही पास वो जो पैसा लेकर आए खर्च करने लग जाएं, तो उनका काम है स्टॉल पे खर्च करना, और तुम्हें देखना है कि कितना खर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपना कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, तुम ही पे आके खर्च करने लग जाएं, तो फिर उनके पोटेंशियल ड्रॉप का तुम सही तरह से पता लगा पाओगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो उनको कहाँ पे खर्च करना है, मेन रजिस्टर पे अपना पोटेंशियल ड्रॉप करना है कि नहीं, कि तुम्हारे ऊपर। तो जो एजेंसी मीज़र करने के लिए खड़ी है वो अप्रभावित रहनी चाहिए, नहीं तो कोई इतना नहीं आएगा, आगे चल के आएगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम उसमें डालना नहीं चाहते आपको, क्योंकि फिर कैलकुलेट करो एक एक। बट इतनी बात है कि ये एजेंसी मीज़र के लिए है, इसमें ज़्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, सारी करंट किससे जाए, इससे जाए, तो फिर उससे y² मतलब जो भी है VI निकाल लेगा। ये दोनों तुम बस याद रखो, ये इस पे क्वेश्चन है। चलो अब देखो,
असर्शन रीजनिंग भी करा देंगे, वो भी आएगी ना किसी चैप्टर की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। Should the resistance of a meter be low or high? ये तो हो गया। A heater coil is rated 100 watt 200 volt. It is cut into two identical parts. Coil जो है 100 watt और 200 volt पे चलती है। इसका मतलब है यदि 200 वोल्ट अप्लाई किया जाए तो इसकी पावर 100 वाट है। इसका सिर्फ यही मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि 200 वोल्ट पे लगा ही दी गई है, इतना लगाओगे तो इतने वाटेज देगी। तो अब पहली बात तो जो हीटर की कॉइल है इसका रेजिस्टेंस पता करो। और पिता कैसे पता करें, इसमें तो 100 वाट लिखा हुआ है पेंसिल से और 200 वोल्ट, हम इसका रेजिस्टेंस कैसे पता करें? P इज इक्वल टू क्या होता है, तो बताओ P कितना है, तो R कितना हो गया? सही है, ये इधर ले गए, पावर की जगह पावर लिखा, वोल्टेज की जगह वोल्टेज लिखा, R निकाल देंगे नहीं? तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, रेजिस्टेंस कितना आ गया 400 ओम। यदि इसको 2 पीस में कट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अब ये 2 पीस जो हो गए वो कितने कितने के हो गए, क्या 200 ओम के? क्योंकि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 5 हिस्से करोगे तो 1/5 हो जाएगा रेजिस्टेंस, होता है कि नहीं? अब आगे क्या कह रहा है, एंड कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू सेम सोर्स। अब जरा देखो, मान लो 60 इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? ये दोनों उधर 200 ओम के हैं, बोलो दिव्यांगी कितना हो जाएगा? बोलिए प्रॉब्लम, हाँ ना, बोलो साक्षी, हाँ इफेक्टिव 100 हो जाएगा कि नहीं? 3 कर लो तो 1/3 हो जाए, 4 कर लो तो 1/4 हो जाए, यही तो होता है। सो RP क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200, ये 1/, बेसिक लॉ लगा देना 1/R वाला एक ही बात है। तो अब जरा देखो, क्या 4 के आगे 4 जीरो और अपॉन 400, तो कितना बताया साक्षी ने, 100 ओम हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया गया है, इन ए पैरेलल टू सेम सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर 200 वोल्ट से। तो पूछा जा रहा है द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन 2 कॉम्बिनेशन। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, और एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, तो हीट का क्या फार्मूला होता है, बोलो? आई हम नहीं निकालना चाहते, हमारे पास V है, और इससे करो V भाई आप V²/R इंटू T, वही P है, P इंटू T तो किया, तो अब क्यों I निकालें, RP लिख लो, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, समझ आई बात? T1 कर देंगे, और या तो पर सेकंड एनर्जी लिबरेटेड, यही पावर होती है, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इज पावर, वो भी कर सकते हो। तो अब ये H/T कर दो, पर सेकंड में H/T हो जाएगा, T को भी छोड़ ही दो, वो पर सेकंड ही तो हो जाएगा। तो V²/R, तो V कितना है बताओ, और R कितना है, तो बोलो 4 जीरो और अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा आंसर दिव्यांगी, क्या आंसर आ जाएगा? 400 बोलो ना, बहुत अच्छा। इसीलिए हमें तुम्हारी इंटेलिजेंसी पे नाज है, क्योंकि तुम सही सही बता रही, भक्त लड़ती है ओम बताती है, ये तो कौन कहाँ कोई राम बोलते हैं कुछ। तो अब आप समझ में आ गई बात कि नहीं? उसने पूछा है कि नए कॉम्बिनेशन को अगर हम 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, तो V²/R है कि नहीं, तो V कितना है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है,
बताओ आरपी, तो ये चीज आ गई। अब जरा देखिए, पूछो पूछो बता दें, पूछ लोगे तो बता देंगे, नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं बताएंगे। स्टार्टिंग में देखो उसने कहा कि हमने एक हीटर खरीदा, उसके नीचे ये छपा हुआ था कि 100 वाट तब देगा जब 200 पे चलाओगे, और सेल पे चलाओगे तब नहीं देगा 100 वाट। सोचोगे कि एक पेंसिल सेल ले आए तो 100 वाट देने लग जाए, इतने पे चलाओगे वोल्टेज का डिफरेंस तब देगा। रेटिंग हमेशा कितने पे चलाने पे होती है, ये तो तुम कंपनी पे क्लेम कर दोगे कि तो दे ही नहीं रहा 100 वाट। तो समझ में आ गई। तो हमने इसके द्वारा इसका रेजिस्टेंस निकाला, P क्या होता है, V²/R। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, V²/R करो जरा। P कितनी रखी, 100 वाट रखी क्या, V कितना रखा, 200 वोल्ट रख दिया, तो R कितना आया बताओ, 400। यदि बीच से कट कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस आधा आधा होता है। एक्सरसाइज में देखा नहीं था, 5 हिस्से किए थे तो R/5 हो गया था। और फिर उन दोनों को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। पैरेलल में करने पर और हाफ हो जाता है, तीन पैरेलल में होंगे तो 1/3 हो जाएगा। और फिर जो हमारा प्रभावी रेजिस्टेंस है हमने H/T निकाल लिया। सही है भाई, तुम पैसा यहाँ देती तो बगल में क्यों पूछती हो, ये बताओ जरा। 9 कैलकुलेट 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें कैलकुलेट करना है। ये देखो, सो 10 ओम 20 ओम 20 ओम 5 ohm and 25 ohm. This is 12 volt. अब इसमें आपको करना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पहले ऊपर वाली और नीचे वाली। सो इन अपर ब्रांच तो RS निकाल लो, कितना है, R1 + R2, R1 R2 R1 + R2 that is 10 ohm और plus 20 ohm, तो 30 ohm in lower branch। 400 वॉट निकला है, ये पूरे सर्किट का ही। पूरे सर्किट में इतनी हमें वाटेज मिलेगी क्योंकि हमने पूरा RP ले लिया, पूरा वोल्टेज ले लिया। अगर सिर्फ एक ही 200 वोल्ट, अब एक पे लेता तो 200 है, ये 200 इस पे ट्रांसफर कर देती। और फिर अब P का फार्मूला लगा दो, V²/R। तो फिर सिर्फ उसका तो 400 200 का स्क्वायर करो, V²/R तो 200 आता है। तो 200 200 दोनों दे रहे हैं, अब दो बनना, ये सब पैरेलल में ही तो लगे हैं, तो जो ये दे रहा है वही वो दे रहा है। अच्छा, लोअर ब्रांच में RS डैश लिखो तो क्या होगा, R3 + R4। नाउ R3 कितना है, 5 + 25 ओम जो कि 30 ओम है। अब हमारे पास RP कितना है, यानी R पैरेलल, तो RS × RS डैश और अपॉन RS + RS डैश। एक चीज करा कि नहीं, ऊपर वाले का RS और नीचे वाले का RS डैश, तो उन्हीं दोनों को एक मान लो। और एक मानने के बाद यही फार्मूला होता है, सिंगल एक ही बार में लगा दो, दो के लिए क्या दिक्कत है। तो बोलो क्या क्या लिखें, 30 × और अपॉन 30 + 30, तो 900/60, तो 0 हट गया, 6 से करो क्या 15, तो 15 ओम आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये A पार्ट का रिजल्ट है। टोटल करंट इन द सर्किट, ये A है। B, तो करंट क्या होता है, V/RP। तो V इज 12 वोल्ट और ये है 15। 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 से काटो तो 0.8 एम्पियर।
तो टोटल करंट इन द सर्किट ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखें, नाउ टेंथ क्वेश्चन देखो, what do you understand by short circuit, when does it occur? So if live wire comes in direct contact with, ठीक है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर होता है एक, वो लाइव है, और जिससे सर्किट से होकर के रजिस्टर से होकर जब करंट जाने लगे वो न्यूट्रल वायर होता है। मतलब मान लो ये जैसे एक वायर है, इससे बल्ब कनेक्टेड है, और तो ये एक लाइव वायर है जो मेन से जा रहा है, और ये न्यूट्रल वायर है। तो ये 220 वोल्ट पर है जो पोल पे है, और ये 0 वोल्ट, तो इससे करंट आ रही है, ये रेड है, और जिससे रेसिडुअल करंट जा रही है वो ब्लैक है। उसका नाम क्या होता है? तो हमेशा पोल पे 2 वायर तुम्हें दिखेंगे, तो ये न्यूट्रल वायर है, और ये क्या है बोलो? रेड वाला कौन सा है? जो हाई वोल्टेज पे रहता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इफ लाइव वायर कम्स इन, ये तो मुड़ा मुड़ा रहता है ना वायर, इफ इट कम्स डायरेक्टली इनटू न्यूट्रल वायर बाय पासिंग द रेजिस्टेंस, then it is called short circuit. In this case infinite current will flow. वही वाला केस मान लो यहाँ से तार निकाल के इसमें डाल दिए, हाँ? पानी वाला नल वाला बताया था, नीचे से पूरा हटा हाँ। दो, वो वाला केस। हाँ, तो if live wire comes in direct contact, यहीं पर ये इससे कनेक्ट हो जाए। मान लो कहीं वियर एंड टियर ऑफ फ्रेड वायर है, बहुत पुरानी तुम्हारे घर में वायरिंग है, 50 साल पुरानी, तो गल जाएगी प्लास्टिक ऊपर की, और कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट में आ ही जाएगा। हीटिंग तो होती रहती कहीं ना कहीं। सो विथ न्यूट्रल वायर बाई पासिंग में फ्री वाई होगा क्या? बाई पासिंग द रेजिस्टेंस, देन तो बोलो V क्या होता है? IR। और तुमको पता है I, अगर R 0 हो जाए तो I क्या हो जाएगा? V/0। तो करंट क्या हो जाएगा? नियरली 0 हो जाए तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉपर वायर तो वही है, उस केस में उसका तो अपना रेजिस्टेंस 10⁻⁸ होगा ही, तो ये नियरली 0 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हीट क्या होगी? I² RT। तो I² इनफाइनाइट का स्क्वायर, और R 10⁻⁸ इंटू T। तो ये इनफाइनाइट तो बहुत करंट पैदा कर देगा, आग लगा देगा नहीं? तो इस तरीके से तो हमने ये बता दिया आपको कि इनफाइनाइट होगा। देन इनफाइनाइट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसिंग इनफाइनाइट हीट एंड स्पार्क। नहीं, हीट स्लो से I² के हिसाब से होता है कि नहीं? I² RT। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए। तो क्या होगा बताइए? देन लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस बचा ही नहीं है। हाँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ नीचे से हटा दिया पेंदा, तो पानी गिर जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, और ऐसे में क्या होगा? प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड स्पार्क, अमाउंट ऑफ हीट एंड स्पार्क। तो यहां जब लिखना तो ऐसी स्थिति में लिख देना, बाईपास कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो ऐसी स्थिति में I क्या होगा बोलो? V/R। तो यहां से पता चल गया कि R 0 हो गया तो I ज्यादा हो गया। और यहां कैसे लिखोगे? I² लिख दोगे क्या? इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट विच में लीड फायर एंड फेटल रिजल्ट। इससे क्या हुआ? आग लग जाएगी घर में। क्या ये जो तुम्हारा सर्किट है ये शॉर्ट हो गया? इसने अपने कनेक्शन में से एक चीज खो दी है। पहले ये लॉन्ग सर्किट था, अब रजिस्टर हट गया तो क्या शॉर्ट सर्किट हो गया? है
ना, एक चीज हटा दो कहते हम तो छोटे रास्ते से जाते हैं कट लगा के, तो तुमको वहाँ कौन सा खेतों में दुकान मिलेगी मलाई कोफ्ते की। सो ऐसे हो गया इस बार। सो विच में लीड, इससे क्या होगा बोलो, विच में लीड फायर, इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। और एक और रजिस्टर लगा दो तो लॉन्ग सर्किट, 4-5 का तो खत्म हो गया, नहीं लॉन्ग। सो इससे क्या होगा, हाउ डज इट अकर, तो ये हमने बता दिया कैसे अगर करता है, ये सब लिखे हैं। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इट में लीड फायर हजार्ड एंड दैट इज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मैन एंड मटेरियल। इट में cause fire hazard, loss of human life and valuable materials. अगला देखिए 11th क्वेश्चन। शाम को तो साइंस नहीं करनी कि शाम की छुट्टी से 10 14 चैप्टर उससे बोल चार कर लिए ना, एक और कर लो, पास हो जाएगा। 5 ना हमारे यहाँ चीकू के साथ में चलो। Now, the potential difference between 2 points is 1 volt. What does it mean? तो इन्हीं 2 points के बीच में potential difference 1 volt है. So if 1 coulomb charge, 1 coulomb, अब तुम पॉजिटिव ये ले लो या निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ये लोअर पोटेंशियल की ओर चले, है ना, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज किधर चले, चार्ज मूव्स, ठीक है, थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन, ठीक है, from higher potential to lower potential, from higher potential lower की ओर अपने आप ही चलेगा,
potential, it will release 1 जूल एनर्जी, यही 1 वोल्ट है। और जो ये न करना चाहें उनके लिए एक दूसरा भी ऑप्शन, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो बोलो W क्या होता है, V क्यू। तो अब इससे बताओ V 1 वोल्ट है और ये 1 कूलम है, तो ये कितना हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, और ये 1 कूलम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1 जूल। So if 1 coulomb charge pass through a potential difference of 1 volt, then it release 1 joule of energy. Simply लिखो, तुम्हारा बिल्कुल सही है। If 1 coulomb charge passes through a potential difference of 1 volt, then it releases 1 joule of potential energy. If 1 coulomb charge passes through potential difference, फिर से बेच रहा हूँ, difference of 1 volt, it releases 1 joule energy। बस यही लिख देना, ये सबसे छोटा है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा इसके साथ, तभी तो फिर ये फार्मूले से ही तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम ये लिखो। हाँ ठीक है वो लेकर आओ। क्या इंसान नूडल्स चलो अगला देखो, क्योंकि घोड़े को बिदकना नहीं चाहिए। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार और घायल होकर गिरी सिंगनी, से वीर गति पानी थी, बूंदे ले हर घोड़ों के लिए। अब आगे देखो, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, सो वोल्ट मीटर is the device. Why does the connecting cord of electric heater not blow while the heating element does? So connecting cord has low resistance, while heating element, ठीक है, कलेक्टिंग कॉर्ड तो कॉपर की होगी और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम, हैज हाई रेजिस्टेंस। वी नो दैट H is directly proportional to R by Joule's heating law, क्योंकि दोनों में I तो सेम ही फ्लो करेगी, सीरीज में रहता है कि नहीं। हमने अभी बना के नहीं चित्र दिखाया था I, तो इसलिए नाइक्रोम वायर ज्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। सो हीटिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और अगर इसमें H इज प्रोपोर्शनल टू R, अगर I और T क्या हो जाए कांस्टेंट, तो ये मुझे अभी हमने तुमको बताया था कि एक वायर है और ये हीटिंग एलिमेंट है और ऐसे ऐसे आया है, तो बोलो जब सेम I है सेम T है तो क्या R के प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। तो इसका R ग्रेटर है तो R डैश इज ग्रेटर देन R, तो इसमें ज्यादा है। सर वो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना सेल हैं? सेल में हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और पोटेंशियल समझ में आ गई बात। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि I सेम रहे तो I तो सब में सेम ही बहेगी, क्योंकि एक ही तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होती है तो करंट कम, करंट कम नहीं हो सकती, ये सीरीज है। मतलब कांस्टेंट ही कम होगा। हाँ?
मतलब कांस्टेंट नहीं है, अगर रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है तो कमी कम ज़्यादा मतलब एक अगर सीरीज है तो वो तो जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो करंट डिटरमाइनर तो है, लेकिन पूरी सर्किट में वही करंट बहेगी। तो हम एक सर्किट की तो बात कर रहे हैं कि मान लो ये कॉपर वायर है और ये नाइक्रोम वायर है, तो बोलो ये हीट होगा कि ये सर्किट तो तुम्हारा एक ही है, तो क्या करंट अलग अलग हो जाएगा? करंट के मतलब नाइक्रोम की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से पूरे में करंट फ्लो करेगी, लेकिन करंट पूरी सर्किट में एक ही रहेगी। ये कॉपर है और ये नाइक्रोम है, तो जब करंट कांस्टेंट हो गई, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो बोलो किस में हीट ज़्यादा डेवलप होगी? रेजिस्टेंस के बढ़ने से हीट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आई स्क्वायर आर टी, ये कांस्टेंट। तो हमको मालूम है जब दो चीज़ें अलग अलग हैं तो अब हमारे पास एक कॉपर वाली हीट है और एक नाइक्रोम वाली हीट है, तो हीट नाइक्रोम है और हीट कॉपर, तो आई स्क्वायर आर नाइक्रोम टी और आई स्क्वायर आर कॉपर टी, तो नाइक्रोम हीट ज़्यादा नहीं, करंट ही तो सेम है। सी देखो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो, among silver and copper which is better conductor and why? So silver has, देख लो ये होता है कंडक्टिविटी, इट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और ये क्या है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, सो इफ resistivity is low then conductivity is more। समझ आए? ये सिग्मा कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? और इसे हाँ, वो जैसे छोटा ए, ये अल्फाबेट नहीं होता है हमारे पास ए और ए, ऐसे इनमें होता है कि सिग्मा और सिग्मा, उनमें क्या स्मॉल और ग्रेटर अल्फाबेट नहीं होंगे भाई? ये डेल्टा और ये डेल्टा, समझ आई बात कि नहीं? अच्छा देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि सिल्वर हैज लो रेजिस्टिविटी सो इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई। सिल्वर हैज, सी पार्ट देखिए, सिल्वर हैज लो रेजिस्टिविटी सो इट्स conductivity will be high and it is better conductor, ये better conductor होगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हम तो हर महीने जमा कर रहे हैं, 3 दिन पहले भी कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? कौशल्या नहीं, हरदीप। हरदीप पुराना ये नहीं है, ये तो नहीं है हमारा। इंस्टीट्यूट का है तो हरदीप के नाम से है। सिल्वर हैज लो रेजिस्टिविटी, ये क्या चीज है? सिल्वर हैज लो रेजिस्टिविटी, ये उन्हीं का नंबर होगा ऐसे दिखा। सो इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई एंड इट इज बेटर कंडक्टर, ये बेटर कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर देन कॉपर। अच्छा अगला देखो, Which material would you advise to use in electric heating device and why? जरा देखिए तो इसी में सेकंड electric heating device. So we will advise to use as nichrome because it has high melting point, ठीक है, and its resistivity does not change much with temperature। alloy की ये प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि नहीं,
it has high resistance, it has high melting point, it is inert, chemically inert, and its resistivity does not change with changing temperature. So we will advise नाइक्रोम टू बी यूज्ड. हम ये एडवाइस करेंगे कि नाइक्रोम टू बी यूज्ड, ठीक है, एज, बात नहीं करो, एज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस. एज नाइक्रोम क्या है बताइए? नाइक्रोम इज एलॉय, its resistance is high, इसका रेजिस्टेंस हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, केमिकली इनर्ट है. इनर्ट में दो है ना, ये क्या इनर्ट, एंड इट्स रेजिस्टिविटी does not change much with temperature. अगर आप ये लिखते हैं कि केमिकली इनर्ट है, इसी में ये बात आ जाती है कि इट विल नॉट ऑक्सीडाइज विद एलिवेटेड टेम्परेचर, क्योंकि इनर्ट है तो क्यों ऑक्सीडाइज होगा. 3 incandescent bulbs are connected in series in electric circuit. So in another set 3 bulbs of same voltage are connected in parallel. तो 100 वाट के 3 बल्ब पहले सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और फिर 100 वाट के 3 बल्ब फिर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं. किस स्थिति में आपको अधिक पावर मिलेगी? So पहले आप 300 वाट के बल्ब कनेक्ट कर लें और इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, कोई सेम सोर्स है या 20 वोल्ट है, और दूसरे केस में हम इसको कनेक्ट कर लें पैरेलल. चलो अब देखिए तो क्या पूछा गया है. Will the bulb in two circuit glow with same brightness? Justify your answer. तो एक में ऐसा करा, इसको V ले लें और ये सब पावर है 100 वाट की. तो अब ऐसी स्थिति में 100 वाट के तो इनका रेजिस्टेंस आप ले लो. लेट देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो कभी भी नहीं बदलेगा ना. रेजिस्टेंस ऑफ ईच, रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्या है? आर ले लो, आर हो तो बोलो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है. आर तो नहीं बदलता ना, चाहे कैसे भी कनेक्ट करो. तो बोलो यहाँ हर एक में अब क्या पूछा जा रहा है? विल द बल्ब्स इन टू सर्किट ग्लो. तो कोई एक बल्ब उठाओ तो इसका और इसका ब्राइटनेस सेम होगा, ये पूछा जा रहा है. तो पहला केस देखो, केस 1. केस 1 में आरएस कितना है बताओ? दैट इज 3R. सही है. तो बोलो यहाँ पर I कितना हो जाएगा? P/RS. तो I कितना हो जाएगा बताओ? P/3R. अब हम असली बात करें इनके पावर की, है ना. तो पावर क्या होता है बताओ? I² R. तो ये पावर I² R हो गया, लेकिन I यहाँ से क्या पता चल रहा है बताओ? P/3R और इसका स्क्वायर करो, यही है कि नहीं, और इंटू R. तो क्या हो जाएगा बताओ? P²/9 R² इंटू R. तो क्या हो जाएगा? P²/9R. ये हमारा केस 1 हो गया. ये इसकी पावर होगी. तो ये पहले वाले की पावर, अब दूसरे की निकालो. जो इनका पावर है वो अलग होने दो, लेकिन हमारे पास उनका अपना रेजिस्टेंस तो होगा ना.
तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ये इनकी पावर है हर बल्ब की। यहाँ देखो, बताओ आरपी क्या होगा। चूंकि 3 है तो तुम ऐसे ना करो, ऐसे अलग अलग करो, 1/RP। वैसे फार्मूला होता है आरपी का, हमने बताया था कि R1 R2 R3 और नीचे क्या लिखाया था, R2 R3 और प्लस वो ना करो। चलो 1/R प्लस 1/R प्लस, तो बताओ क्या हो गया। अच्छा ये बताओ आरपी क्या हुआ, R/3, सही है। अच्छा इस पे कितना है बताओ, वोल्टेज V है, सही है। ये भी ना करो, कुछ ना करो, यही बताओ पावर यहाँ से इसकी क्या, V²/R। एक ही में देख लो, सब पे तो V रहेगा कि नहीं। तो पावर क्या हो गई इस समय, V²/, तो ये पैरेलल में पावर है और ये किस में है, सीरीज में। तो बताओ सीरीज की पावर ज्यादा तुम्हें लग रही है कि पैरेलल की, देख लो। नाउ P पैरेलल बाई P सीरीज, ये तुम्हें समझ आ गया। चलो कोई बात नहीं, सीरीज में भी सिर्फ पैरेलल वाला सिर्फ एक ही का नहीं निकालना है, एक ही का निकालना है, हर बल्ब कितना ग्लो करेगा। और सीरीज का भी एक ही का ये तुम बताओ V² क्या हुआ यहाँ, PS × 9R, बोलो V²/R ले लो, PS × 9, और यहाँ भी ले लो V²/R कितना है बोलो, PP। तो पावर 100 वाट है, तो मेरा कहने का मतलब है PS/PP, कुछ भी ना करो। PP पैरेलल में पावर और PS में पावर। ऐसा पावर होने से नहीं होता है कि 100 वाट है। अगर तुम वोल्टेज सही नहीं करोगे, तुम 100 वाट का बल्ब लगा दो, सब पे 33 है, तो जब वोल्टेज ही बढ़ जाएगा तो क्या वो पावर दे पाएगा। तो इसलिए कोई भी अच्छा बल्ब तुम वोल्टेज बदल दो तो क्या पावर दे पाएगा। तुम एक 9 वोल्ट के लंबा से सेल ला के जलाओ, अच्छा खासा AC जलेगा क्या। तो इसलिए वोल्टेज ना तो कहता पावर हमें चाहिए, तो इसलिए तुम तो वोल्टेज ही बांटे दे रहे हो और वहाँ वोल्टेज फुल दे रहे हो, तो क्या पावर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, पावर पर ही तो फर्क पड़ता है। हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया है कि फुल फ्लेज अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ पैरेलल में चलती है, जबकि सीरीज में तो टिमटिमाती ही है। तो अब इन दोनों को जरा डिवाइड करो, ये कितना है बताओ, V²/R। अब ये कितना है 9R, तो V² से V² कटा, इससे ये कटा, तो क्या 1/1/9 हो गया। तो फिर कितना हो गया, क्या 9/1। तो किस में पावर ज़्यादा होगी, तो पैरेलल में पावर 9 गुनी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। सो द पावर इन पैरेलल विल बी 9 times more than पावर इन सीरीज। 100 वाट अगर वो ये दे रहा था कि कितने वोल्टेज पे 100 वाट है, तो मैं तुरंत रेजिस्टेंस भी निकाल लेता। 100 वाट देने से नहीं होता है। अगर वो मुझे लग रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट पर है, जहाँ तक मैं यूँ कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी बाजार में बिकने वाली चीज़ पे जो वाटेज लिखा होता है वो लाइन वोल्टेज पे होता है। अब ये दे नहीं रहा है। तो सॉल्यूशन में भी ऐसे, सॉल्यूशन में देखो ये चीज़ हो गया, तो देखो सॉल्यूशन में तो सब यही दिया है, इसलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो A और B दिया है, बस 9 टाइम्स करके छोड़ दिया है। अब हम उसमें जब वो दे नहीं रहा तो हम भी क्यों करें, हमको वोल्टेज नहीं दे रहा है। 100 वाट के साथ वोल्टेज देता, पिछले सवाल में नहीं निकाल दिया था वोल्टेज। ऐसे बिना वोल्टेज के पावर का कोई मतलब नहीं है। तुमने देखा था कि वोल्टेज आधा कर देने पे पावर 1/4 हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, यदि याद हो तो, MCQ आया। कि वोल्टेज आधा कर देने पर 50 वाट कर दिया था, तो 1/4 नहीं हुई थी, 25 वाट। याद है कि नहीं MCQ। और इसका 4 times करके वो आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। Now let one bulb in 2 circuit get fused. Will the rest of bulb continue to glow in each circuit? So when it is in series, circuit will get open. Circuit
will get open and no bulb will glow. In parallel, the branch in which bulb is fused is open while other branches are closed. And current will continue to flow through them. To flow and bulb continue glowing. जो दूसरी ब्रांचेज है उनके बल्ब ग्लो करते रहेंगे। और मान लो जैसे एक यहाँ पर ये वाला टूट गया तो इसी में तो नहीं जाएगी, इसमें से जाएगी, और इसमें ये टूट गया तो सर्किट ही ओपन हो गया। 13th देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एक्स वाई जेड इन द गिवन सर्किट। तो जेड क्या है? वोल्ट मीटर, एक्स एमीटर है और एक्स वाई रजिस्टर है। 14th, what can be correctly conclude seeing the circuit given below? इससे देखने से क्या पता चल रहा है? पैरेलल है ना, अभी देख रहे हैं, ये देखो, दिस इज मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। तो कंक्लूडेड गिवन, पहली बात एमीटर के साइन गलत लिखे हैं, माइनस प्लस, इसे ठीक कर लेंगे। अब आगे देखो, सर ऐसे तो वोल्ट मीटर के भी वोल्ट मीटर के भी गलत हैं क्योंकि इस तरीके से चलेगी। अच्छा अब जरा देखो, ये हायर है तो इसे V मानो और इसे 0 V हायर वैल्यू, और लिखते जाओ V जब तक ड्रॉप ना हो। यहाँ तक V लिख दिए और यहाँ भी V ही चलाओ, क्योंकि यहाँ तो कोई वो है नहीं। पैरेलल है। जो भी जाएंगे भाई, जो भी करंट जाएगी उन 1 कूलम चार्जेस की जेब में तो V वोल्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं से करंट बट भले रही हो, लेकिन जो भी व्यक्ति वहां जाएंगे, क्या उन बच्चों की जेब में, अगर 1 कूलम बच्चे हैं उनकी जेब में भी पैसा तो होगा ना। अच्छा यहाँ इसके आगे जरा देखो, तो यहाँ भी V भी जाएंगे। अब यहाँ 0 है तो 0 0 लिखो। यहाँ बच्चे खर्च करके आ चुके हैं, यहाँ तक 0, यहाँ तक भी 0 और यहाँ भी 0। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप और इस पे वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें कितना लग रहा है? तो बोलो, दोनों पे जब सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है तो क्या होता है? पैरेलल होता है। समझ आ गई? यही तरीका होता है। समझ में आ गई बात? सो इससे क्या पता चला? ये दिखा भी दोगे तो तुम अप्रिशिएटेड होगे। तो दैट इज एस पोटेंशियल ड्रॉप। हायर क्लास में ऐसे ही किया जाता है। In potential draw, as potential drop across both the register is same across, मतलब पता करने के लिए कि कौन से है। हाँ, both is same, so these are connected। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं सर तारी तो छोटा करना, थोड़ा कर लें। हाँ करो करो, तो वो तार लाके यहीं जोड़ देते, मिला देते हैं, तारी तो है, हो गया पहले। बदमाश होते ना बच्चे, कहते तारी तो है सर, पास ले यहाँ यहीं तक छुआ भी दे, तो पैरेलल हो गया। है बात कि नहीं? मतलब वो जो सीधी वाली जो सीधी लाइन है, इसमें छोटा करने पे तार पे कोई खड़क नहीं, और छोटा करने पे कोई ड्रॉप भी नहीं हो रहा, तो ये छुआ दो तो दोनों पैरेलल। है बदमाशी, कुछ चेंज तो है।
और देखो ऐसे करेंगे, ये है, और जो दूसरा वाला है वो ऐसे कर देंगे, टच करा दिया। और तीसरे और फिर ये वाला है, इसको कहेंगे सर यहाँ छुआ दें, हाँ हाँ बेटा छुआओ, और फिर ऊपर वोल्टेज छुआ देंगे। कहेंगे देखो सर हमने अच्छा बना दिया, हाँ बहुत अच्छा बना, कुछ भी नहीं किया। देखो अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इसको यहाँ ले आए, तो जब इसको यहाँ छुआ है तो वो भी वहीं छुएगा, पूरा पकड़ के यहाँ मोड़ के तार मोड़ दिया, यहाँ ले आए तो वी ऊपर चला गया, ये इधर चला गया। और बाकी ये, और ये जो कटैया है इसको सरका दी जॉकी पे, तो हो गया पैर में नहीं। Now, so that is R1 and R2 are in parallel. Next देखो, $15. So how will the reading we change? स्कूल से कितने बजे आ जाते हो? कल टेस्ट देने तब थक जाते होगे ना बहुत ज्यादा। अगर मतलब आ जाओगे तो एक सैंपल पेपर हो जाएगा, है ना? 11:30। नहीं सर 11:30, फिर अगर लेट पे पड़ गई सर 12 बजे। How would the reading change? If it देखो 2 बजे 2 से करिए, 12 से 2 ये देखो, अभी तो इन लोगों का ध्यान देना पड़ेगा ना प्रॉब्लम। सर मेरा भी तो एग्जाम है, तो आपका भी देंगे, जब होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। 3 ओम और 2 ओम। अब जरा देखो, कह रहा है अगर मान लीजिए इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, अगर बी और सी के बीच कनेक्ट कर दिया जाए तो कैसे चेंज होगा? अब इसको यहाँ कनेक्ट करो बी और सी पे, तो बोलो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले सबसे ये पता करो इसमें करंट कितनी है। तो R क्या है? RS 1 + 3 + 2, क्या ये 6 ओम है? तो बोलो इसमें सर्किट करंट कितनी होगी? V/RS, क्या 3/6, क्या 0.5 एम्पियर? तो पूरी सर्किट में कितनी करंट है? तो क्या मनीष आप मुझे ये बता सकेंगे कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? बोलो। अब तो मेरी शामत है, अब आपके पापा नहीं छू बोलते कि मेरे बेटा कमजोर क्यों। हाँ बोलो। 1.1 ये आई आर ही नहीं कर पाने की, बस तो फिर कितनी मुझे डांट पिटेगी। 0.5 × 3 1.5 वोल्ट हुआ कि नहीं? और यहाँ कितना है? 0.0 तो V = IR, तो 0.5 × 1। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि यदि ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया जाए, बी और सी, पढ़ो सवाल, तो कैसे चेंज होगा? जस्टिफाई और आंसर, तो दोनों में वोल्टेज निकाल लेना जैसा मैंने निकाला है। तो पहले निकालना VAB, तो क्या होगा बताओ? IR, I तो वही रहेगा, R1 लिख देना, तो 0.5 × 1, तो 0.5 वोल्ट। और VBC निकालो, तो I × R2, तो 0.5 × 3, तो 1.5 वोल्ट। Now the voltage will change from 0.5 volt to 1.5 volt. बोलो बात समझ आई? So reading of voltmeter, reading of voltmeter will change from 0.5 volt to
1.5 वोल्ट। उनका रोज फोन होता है कि अभी तक मेरे बेटे ने सुंदर लिखना नहीं सीखा, क्या करना। अब हम क्या कर रहे हैं इनके लिए सुंदर लिखना सीखा, तो जवाब ही नहीं दे पाते। सब टीचर पे डाल दो, हो जाए काम। सबसे आसान चीज है। 6 दिन पहले आया था मैं